तो क्या आपको पता है कि दौलत बनाने का एक ऐसा राज भी है जो शायद बैंक कभी नहीं चाहेगा कि किसी को पता चले? क्या हो अगर अमीर बनने का रास्ता बैंक से होकर जाता ही ना हो? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अब ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, कि भाई बैंक अकाउंट हमें गरीब कैसे बना सकता है। हम सब तो यही मानते हैं और हमें यही सिखाया गया है कि बैंक में पैसा सबसे सेफ है। पर क्या ये सच है, या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारी मेहनत की कमाई की कीमत धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से कम होती जा रही है? तो आज की बातचीत में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि बैंकों के साथ असल में प्रॉब्लम क्या है, और फिर दौलत बनाने के वो 5 पिलर्स, 5 जबरदस्त तरीके देखेंगे जो एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। बैंकों के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, लेकिन जरा गहराई में झांक कर देखें तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो वो हमें बार बार चेतावनी देता रहा है, चाहे वो हर्षद मेहता स्कैम हो या फिर हाल ही में हुआ पीएमसी बैंक का संकट। इन सब ने एक ही बात साबित की है कि बैंकिंग सिस्टम भी, जिसे हम इतना सेफ मानते हैं, वो फेल हो सकता है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा पैसा हमेशा उतना सेफ नहीं होता जितना हम सोचते हैं। और यहाँ एक ऐसा सच है जो शायद आपको चौंका देगा। जिस पल हम अपना पैसा बैंक में डालते हैं ना, कानूनी तौर पर वो पैसा हमारा रहता ही नहीं है। जी हाँ, वो बैंक की प्रॉपर्टी बन जाता है और बैंक उस पैसे का इस्तेमाल करता है लोन देने में और उससे और ज्यादा पैसा कमाने में। अब जरा सोचिए, खुदा न खास्ता अगर कोई बैंक डूब गया तो क्या होगा? सरकार की एक स्कीम है DICGC, जो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक की गारंटी देती है। मतलब अगर किसी की पूरी जिंदगी की बचत इससे ज्यादा है तो वो पैसा डूब सकता है। ये एक बहुत ही डरावनी हकीकत है। चलिए इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारा पैसा एक नाव में है और उस नाव में एक छोटा सा छेद है। अब बैंक जो हमें 2-3% का ब्याज देता है ना, वो उस छेद को भरने की एक छोटी सी कोशिश है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5 से 6% की जो महंगाई की लहरें हैं वो बहुत ज्यादा तेज हैं। तो नतीजा क्या होता है? हमारी नाव धीरे धीरे डूब रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा। तो सवाल ये है कि इस डूबती नाव से बचें कैसे? इसका जवाब है हमारा पहला पिलर, हमारी पहली लाइफ बोट। एक ऐसी चीज जिसे कोई भी सरकार अपनी मर्जी से छाप नहीं कर सकती, और वो है सोना और चांदी। मशहूर इन्वेस्टर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो इसे भगवान का पैसा कहते हैं। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कीमत किसी सरकार के फैसले या स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड नहीं करती। ये एक असली ठोस एसेट है जिसकी वैल्यू हजारों सालों से बनी हुई है। आप सोना और चांदी को अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझ सकते हैं। जब भी इकोनॉमी में कोई तूफान आता है तो कागज के नोटों की वैल्यू तो गिर जाती है, लेकिन सोना चांदी अपनी कीमत बनाए रखते हैं। आपको 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस तो याद ही होगा। उस मुश्किल वक्त में भी इसी ने इन्वेस्टर्स को बचाया था। अच्छा, अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर। ये है छोटे छोटे बिजनेस के जरिए एक्टिव इनकम बनाने के बारे में। और इसकी प्रेरणा हमें मिलती है दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक से, कि उन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की थी। वॉरेन बफेट का नाम तो सबने सुना है। आज वो अरबपति हैं, पर क्या आपको पता है उन्होंने शुरू कैसे किया? घर घर जाकर कोका कोला बेचकर, फिर अखबार भी बांटे, और जब उससे कमाई हुई तो नाई की दुकान में पिनबॉल मशीनें लगा दी। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि दौलत की बड़ी से बड़ी इमारत भी हमेशा छोटे छोटे स्मार्ट कदमों से ही बनती है। तो जब आपके छोटे बिजनेस से पैसा आने लगे तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है अपने पैसे को काम पर लगाना, उसे अपना कर्मचारी बनाना। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा पिलर, इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग का जादू। देखिए, इंडिया में इन्वेस्ट करने के कई रास्ते हैं। स्टॉक्स हैं, ETFs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और SIP के जरिए इंडेक्स फंड्स भी हैं। ये सब वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जो हमारे पैसे को हमारे लिए काम पर लगा देते हैं। और फिर होता क्या है? पैसा और पैसा बनाता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। एक तरफ हैं जॉन, जिन्होंने अपना पैसा FD में रखा और महंगाई ने उनकी दौलत को लगभग खत्म ही कर दिया। दूसरी तरफ हैं जनार्दन, जिन्होंने समझदारी दिखाई और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, और नतीजा, कंपाउंडिंग के जादू ने उनके पैसे को कई गुना बढ़ा दिया। अब सवाल ये है कि कोई जॉन बनना चाहेगा या जनार्दन? अब बात करते हैं चौथे पिलर की, और ये शायद सबसे पावरफुल हो सकता है,
क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि हमारे अंदर से होती है, हमारे अपने आइडियाज से। जी, हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा ये आखिर है क्या? ये एक ऐसा एसेट है, एक ऐसी संपत्ति है जिसे हम खुद क्रिएट करते हैं। ये एक किताब हो सकती है, एक गाना, कोई डिज़ाइन या कोई नया आविष्कार, कुछ भी हो सकता है। और इसकी खास बात यह है कि ये पीढ़ियों तक इनकम का सोर्स बन सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बस सोच कर देखिए। जॉर्ज लुकास का सिर्फ एक आइडिया था, स्टार वॉर्स, और उस एक आइडिया ने आज तक $8 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। ये दिखाता है कि एक शानदार आइडिया की असली ताकत क्या होती है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? आज के डिजिटल जमाने में कोई भी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना सकता है। हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, उसे हम एक ई-बुक, एक पॉडकास्ट या एक यूट्यूब चैनल के जरिए दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी अपनी एक्सपर्टीज ही हमारी सबसे बड़ी दौलत बन सकती है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पिलर पर। ये एक ऐसी मार्केट पर फोकस करता है जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है और जिसमें मौके ही मौके हैं। ये है सेकंड हैंड सामानों का बाजार। पता है, इंडिया के सेकंड हैंड मार्केट को एक छिपी हुई सोने की खान कहा जाता है। ऐसा क्यों? सिंपल है, लोग अच्छा और ब्रांडेड सामान सस्ते दामों पर खरीदना चाहते हैं और बस यहीं पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी छिपी है। आप देखिए, कारें, फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, इन सभी चीज़ों का सेकंड हैंड बाजार आज आसमान छू रहा है। यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है और सही तरीके से काम किया जाए तो प्रॉफिट भी ज़बरदस्त हो सकता है। इस मार्केट में एंट्री करने के लिए स्पिनी जैसी कंपनियों से आइडिया लिया जा सकता है या फिर ड्रॉप शिपिंग जैसा मॉडल भी अपनाया जा सकता है। ड्रॉप शिपिंग में तो आपको सामान खरीदने या स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस कस्टमर को सेलर से मिलाना है और बीच में अपना कमीशन कमाना है। तो ये थे दौलत बनाने के वो 5 पिलर्स: सोना, चांदी, छोटे बिजनेस, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे अपने आइडियाज़ और सेकंड हैंड मार्केट। अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये तरीके काम करते हैं या नहीं, क्योंकि ये करते हैं। असली सवाल ये है कि हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए इनमें से कौन सा पहला कदम आज उठाने वाले हैं।